दोस्तों डैसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्ट को दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट 4++ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है। हालांकि दोस्तों आज से करीबन 2 दशक पहले ये एयरक्राफ्ट फ्रांस के बेड़े में शामिल तो किया गया था, लेकिन एयरक्राफ्टों को लेकर चर्चा या फिर कहते एयरक्राफ्टों के जो सक्सेस है वो बीते 4-5 सालों में ही सबसे अधिक हुआ। कई सारे देशों के द्वारा बीते 4-5 सालों में इन एयरक्राफ्टों को जहां पे परचेस किया गया है, तो वहीं पे फ्रांस को 4-5 सालों में एयरक्राफ्टों को लेकर इतना अधिक ऑर्डर मिला है कि फ्रांस की तरफ से अब इनके आधुनिक वेरिएंटों को भी तैयार किया जा रहा है। और दोस्तों अब रिपोर्टों में खुलासा किया जा रहा है कि फ्रांस अपने बेड़े में भी बड़े मात्रा में राफेल एयरक्राफ्टों के मोस्ट एडवांस वेरिएंट मतलब F4 वेरिएंटों को शामिल करने जा रहा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि फ्रांस के जो राफेल F4 वेरिएंट है यह असल में कितना ताकतवर है और फ्रांस अपने बेड़े में 5th जनरेशन या 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों की जगह में क्यों बड़े मात्रा में F4 वेरिएंट के राफेल को शामिल कर रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों एक समय था जब डैसॉल्ट एविएशन अपने राफेल एयरक्राफ्टों को सेल करने को लेके एक तरीके से स्ट्रगल कर रहा था, पर अब ये समय इतना बदल चुका है कि डैसॉल्ट एविएशन राफेल एयरक्राफ्टों के बदौलत इतना अधिक बेनिफिट कर रहा है कि अब इससे फ्रांस को भी अपने आर्म फोर्सेस के बजट को बढ़ाने में मदद मिल रहा है। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक डैसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों को लेकर फ्रांस को बड़े सक्सेस मिलने के बाद अब फ्रांस के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी अपने बेड़े में काफी बड़े मात्रा में डैसॉल्ट एविएशन के सबसे मॉडर्न वेरिएंटों को शामिल करने का तैयारी किया जा रहा है। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से साल 2023 के जो बजट अनाउंस किया गया है उसमें कई बिलियन डॉलर के अतिरिक्त मात्रा को भी अनाउंस किया गया और बताया जा रहा है कि इसमें एक बहुत बड़ा अमाउंट डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को जहां पे बढ़ाने में इस्तेमाल किया जाएगा, तो वहीं पे एक अमाउंट डैसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों को लेके भी है। दोस्तों आप लोगों को जान रखना चाहिए कि फ्रांस के द्वारा करीबन 43.9 बिलियन यूरो के डिफेंस बजट प्रोजेक्ट किया गया है, जो करीब करीब 42.8 बिलियन डॉलर होता है। फ्रांस डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जानकारी दिया गया है कि ये 2017 के मुकाबले में करीबन 36% जहां पे अधिक है, तो वहीं पे 2022 के मुकाबले में ये करीबन 7.4% अधिक होगा। साल 2023 के जो डिफेंस बजट है बताया जा रहा है कि इसमें सबसे बड़ा हिस्सा असल में डिफेंस इक्विपमेंटों के ऑर्डर को लेके है, जो करीब करीब 38 बिलियन यूरो या फिर कहे तो 37 बिलियन डॉलर का है। हालांकि दोस्तों ये जो डिफेंस ऑर्डर है इसमें बताया जा रहा है कि करीबन फ्रांस के द्वारा आने वाले समय में 42 नया राफेल एयरक्राफ्टों को अपने एयरफोर्स के बेड़े के लिए खरीदा जाना है। हालांकि फ्रांस की तरफ से 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब FCAS जिसे कि फ्यूचर रेडी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है, उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि असल में फ्रांस की तरफ से ये नया वेरिएंट के राफेल एयरक्राफ्टों को इसीलिए खरीदा जा रहा है ताकि फ्रांस के एयरफोर्स में से कुछ जो सेकंड हैंड एयरक्राफ्ट क्रोएशिया और ग्रीस को बेचा जा रहा है उन एयरक्राफ्टों के जगह को लिया जा सके। बेसिकली दोस्तों फ्रांस से क्रोएशिया और ग्रीस द्वारा पुराने कुछ राफेल एयरक्राफ्ट मतलब करीब करीब 24 राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदा गया है और इन जगह को भरना फ्रांस के लिए अति आवश्यक है और इन जगहों को भरने के लिए फ्रांस की तरफ से नया राफेल F4 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि 18 जनवरी के दिन फ्रांस के द्वारा ग्रीस के साथ जनवरी 2021 में हस्ताक्षर किया गया सबसे बड़े या फिर कहते महत्वपूर्ण डिफेंस डील के अंतर्गत 6 राफेल एयरक्राफ्टों का डिलीवरी किया गया। ओरिजिनली फ्रांस के 24 राफेल एयरक्राफ्टों खरीदने को लेकर ग्रीस की तरफ से डील किया गया है। हालांकि दोस्तों ये जो डील है ये पहले 18 एयरक्राफ्टों का था, जबकि बाद में सितंबर महीने में ग्रीस के द्वारा इनमें 6 और एयरक्राफ्टों का संख्या को बढ़ाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीस के द्वारा करीबन 12 यूज्ड राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदने का जहां पे इरादा किया गया है, तो वहीं पे बाकी एयरक्राफ्ट असल में राफेल एयरक्राफ्टों के नया वेरिएंट होगा। एडिशनली क्रोएशिया की तरफ से भी फ्रांस के साथ 12 सेकंड हैंड राफेल F3R स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर एक डील किया गया है। दोस्तों फ्रांस के बेड़े में ऑलरेडी राफेल एयरक्राफ्टों को बढ़ाने को लेकर साल 2020 में फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ले की तरफ से एक अनाउंसमेंट किया गया था। उस दरमियान फ्रांस के पास जहां पे 102 राफेल एयरक्राफ्ट था, तो वहीं पे बताया गया था कि साल 2025 तक फ्रांस के द्वारा इस संख्या को बढ़ा के 129 किया जाएगा। हालांकि इस दरमियान 24 राफेल एयरक्राफ्टों को अगर एक्सपोर्ट किया जाता है तो ऑब्वियसली 129 के संख्या को पूरा करने के लिए अतिरिक्त मात्रा में राफेल एयरक्राफ्टों का ऑर्डर करना है। हालांकि दोस्तों डैसॉल्ट एविएशन को केवल मात्र फ्रांस या फिर ग्रीस या क्रोएशिया की तरफ से ही एयरक्राफ्टों का ऑर्डर नहीं दिया गया है, बल्कि डैसॉल्ट एविएशन को अब तक के जो सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है वो है यूनाइटेड अरब अमीरात से। यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा दिसंबर 2021 में फ्रांस के साथ 80 राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर सबसे बड़ा डील के ऊपर हस्ताक्षर किया गया है। और दोस्तों इस कारण आने वाले कुछ सालों तक डैसॉल्ट एविएशन इन एयरक्राफ्टों को निर्माण करने को लेकर काफी हद तक बिजी भी रहेगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को यह भी जान लेना चाहिए कि इंडोनेशिया भी फ्रांस से डैसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर इंटरेस्टेड है और बताया जा रहा है कि इसे लेकर दोनों देशों के गवर्नमेंटों के बीच में चर्चा भी हो रहा है। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि जो नए ऑर्डर के एयरक्राफ्ट है वो बेसिकली पुराने वेरिएंटों के एयरक्राफ्ट नहीं होगा, बल्कि सभी एयरक्राफ्ट राफेल F4 स्टैंडर्ड के होगा, जिसे कि राफेल एयरक्राफ्टों के सबसे आधुनिक स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट के रूप में भी देखा जा रहा है। दोस्तों राफेल के अगर F4 स्टैंडर्ड के फाइटर एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो इसके डेवलपमेंट को लेकर काम साल 2019 में ही शुरू हो गया था। दोस्तों F4 स्टैंडर्ड एयरक्राफ्टों से पहले अगर देखा जाए तो सबसे पहले
डसॉल्ट एविएशन के द्वारा राफेल एयरक्राफ्टों के F1 स्टैंडर्ड एयरक्राफ्टों का निर्माण किया गया था, जो बेसिकली फ्रेंच नेवी के लिए था। इसके बाद एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करते हुए इसमें एयर टू ग्राउंड, एयर टू एयर कैपेबिलिटी को जोड़ते हुए इसे F2 स्टैंडर्ड में तब्दील किया गया, जबकि इसके बाद F3 स्टैंडर्ड और F4 स्टैंडर्ड से पहले जो सबसे आधुनिक वेरिएंट था वो था F3R स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट। दोस्तों यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि F4 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्टों को डेवलप करने के लिए करीबन $2.3 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों के जो वेरिएंट है वो साल 2024 तक तैयार हो जाएगा। हालांकि बताया जा रहा है कि इसके कुछ संस्करण टेस्ट के लिए 2022 तक भी तैयार हो जाएगा, जिसे बेसिकली F3R स्टैंडर्ड के ऊपर अपग्रेड करके ही तैयार किया जाना है। दोस्तों नया स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्टों को लेकर जो दावे किया जा रहा है उन दावों के मुताबिक ये नया एयरक्राफ्टों में जो अपग्रेडेशन किया जाएगा उनमें रडार सेक्शन से शुरू करके फ्रंट सेक्टर ऑपरेशन, हेलमेट माउंटिंग डिस्प्ले के कैपेबिलिटी को इंप्रूव करने से शुरू करके एयरक्राफ्टों के जो इंजन है उसके कंट्रोल यूनिट को बदलना भी शामिल है। हालांकि इसके अलावा एयरक्राफ्टों को ब्रांड न्यू आर्मामेंट मतलब हथियारों से लैस किया जाएगा, जिनमें MBDA के माइका NG एयर टू एयर मिसाइल से शुरू करके 1000 किलोमीटर रेंज वाले AASM एयर टू ग्राउंड मॉड्यूलर वेपन भी शामिल होगा। हालांकि इसके अलावा बताया जा रहा है कि स्कैल्प मिसाइल जो ऑलरेडी इन एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल हो रहा है उसके भी अपग्रेडेड वर्जन ये नया F4 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्टों में इंक्लूड किया जाएगा। टेल्स की तरफ से निर्माण किए जाने वाले टेलोस मल्टी फंक्शनल ऑप्टिकल पॉड्स को भी F4 स्टैंडर्ड के राफेल एयरक्राफ्टों में जोड़ा जाएगा। हालांकि दोस्तों इसके अलावा F4 स्टैंडर्ड में और भी अपग्रेडेशन किया जा रहा है, लेकिन इसे डसॉल्ट एविएशन की तरफ से एक तरीके से सीक्रेट रखा जा रहा है। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक फ्रांस के जो स्कैल्प EG स्टेल्थ सबसोनिक क्रूज मिसाइल है उसके भी अपग्रेडेड वर्जन इसमें इस्तेमाल किया जाना है, जबकि ASMPA न्यूक्लियर मिसाइल मतलब 300 किलोटन के फ्रांस के जो परमाणु हथियार है उसे भी इसमें लगाया जाएगा। फिलहाल दोस्तों F4 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्टों को लेके फ्रांस के अंदर जहां पे चर्चा है तो वहीं पे पूरा दुनिया में इन एयरक्राफ्टों को लेके इसलिए भी चर्चा है क्योंकि जो देश भी अब एयरक्राफ्टों को खरीदने का इरादा बना रहा है उनमें फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन के एयरक्राफ्टों को एक ऑप्शन के रूप में देखा जा रहा है। और उसमें भी अगर उन देशों को इन एयरक्राफ्टों के अपग्रेड वेरिएंट को हासिल करने का मौका मिलता है तो ऑब्वियसली कोई भी देश इस मौके को छोड़ना नहीं चाहेगा। दोस्तों डसॉल्ट एविएशन के अगर राफेल एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो इन एयरक्राफ्टों के जो एयरफोर्स वेरिएंट है वो 4 जुलाई 1986 में अपना पहला उड़ान भरा था। हालांकि एयरक्राफ्टों के जो अपग्रेडेड वेरिएंट है वो 19 मई 1991 में अपना पहला उड़ान भरा और 18 मई 2001 में इन एयरक्राफ्टों को फ्रेंच एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया गया। 1986 से लेकर अब तक करीबन 240 के आसपास राफेल एयरक्राफ्टों का निर्माण अलग अलग वेरिएंट के तहत फ्रांस के द्वारा किया जा चुका है, जिसका इस्तेमाल फिलहाल इजिप्ट, फ्रांस, ग्रीस, इंडिया और कतर जैसे देशों की तरफ से किया जा रहा है। तो वहीं पे आने वाले समय में क्रोएशिया, इंडोनेशिया और यूनाइटेड अरब अमीरात भी इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करेगा। राफेल एयरक्राफ्ट बेसिकली 2 वेरिएंट में आता है, मतलब सिंगल सीटेड फाइटर वेरिएंट और ट्विन सीटेड ट्रेनर वेरिएंट। इन एयरक्राफ्टों के अगर आकार को देखा जाए तो एयरक्राफ्ट का लंबाई करीबन 15.27 मीटर मतलब 50 फीट 1 इंच है, तो वहीं पे विंग स्पैन करीबन 10.9 मीटर मतलब 35 फीट 9 इंच है। एयरक्राफ्ट की हाइट 5.34 मीटर मतलब 17 फीट 6 इंच है, तो वहीं पे इसका विंग एरिया 45.7 मीटर स्क्वायर मतलब 492 स्क्वायर फीट के आसपास है। एयरक्राफ्ट की एम्प्टी वेट वी वेरिएंट का करीबन 10,300 किलोग्राम है, तो वहीं पे सी वेरिएंट का इसका एम्प्टी वेट 9,850 किलोग्राम है। एयरक्राफ्ट के मरीन वेरिएंट का एम्प्टी वेट थोड़ा अधिक मतलब करीब 10,600 किलोग्राम के आसपास है, जबकि एयरक्राफ्ट के ग्रॉस वेट करीबन 15,000 किलोग्राम है और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 24,500 किलोग्राम है। एयरक्राफ्ट के फ्यूल कैपेसिटी को अगर देखा जाए तो सी वेरिएंट के फ्यूल कैपेसिटी करीबन 4,700 किलोग्राम के आसपास इंटरनली है, तो वहीं पे वी वेरिएंट मतलब ट्विन सीटेड वेरिएंट के फ्यूल कैपेसिटी 4,400 किलोग्राम का है। मैक्सिमम फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी को अगर देखा जाए तो सी वेरिएंट में 16,550 लीटर इंटरनल और 2,300 लीटर के कन्फर्मल फ्यूल टैंक के साथ 5 ड्रॉप टैंक के सहारे 8,500 लीटर के फ्यूल कैरी किया जा सकता है। दोस्तों एयरक्राफ्ट में 2 इंजन का इस्तेमाल हुआ है और इसके जो सबसे आधुनिक वेरिएंट है फिलहाल उसमें स्निग्मा M88E4 टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल हुआ है, जिसका ड्राई थ्रस्ट 50.04 किलोन्यूटन और मैक्सिमम आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट 75 किलोन्यूटन है। एयरक्राफ्ट की अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो इसका हाई ऑल्टीट्यूड में मैक्सिमम रफ्तार 1912 किलोमीटर पर आवर मतलब माक 1.8 के आसपास है, जबकि लो ऑल्टीट्यूड में यही रफ्तार माक 1.1 मतलब 1390 किलोमीटर पर आवर है। एयरक्राफ्ट के सुपर क्रूजर रफ्तार माक 1.4 के आसपास है, जबकि इसके रेंज को अगर देखा जाए तो कॉम्बैट रेंज बताया जाता है कि करीबन 1850 किलोमीटर है। फेरी रेंज 3 ड्रॉप टैंक के सहारे करीबन 3700 किलोमीटर है, तो वहीं पे इसके सर्विस सीलिंग मतलब ऊंचाई में जाने का क्षमता 15,835 मीटर मतलब 51,952 फीट के आसपास है। एयरक्राफ्ट +9G से लेके -3.6G के दबाव झेल सकता है और इसके इमरजेंसी G लिमिट करीबन +11G है। एयरक्राफ्ट में हथियार के रूप में एक 30 मिलीमीटर के कैनन का इस्तेमाल किया गया है, तो वहीं पे हार्ड पॉइंट को अगर देखा जाए तो इसमें B और C वेरिएंट में 14 हार्ड पॉइंट जबकि नेवल वेरिएंट में 13 हार्ड पॉइंट है, जिसके सहारे ये 9,500 किलोग्राम के पेलोड को लेकर उड़ान भर सकता है। एयरक्राफ्ट में फिलहाल एयर टू एयर मिसाइल के रूप में MBDA माइका EM जैसे और IR जैसे एयर टू एयर मिसाइल, MBDA मीटियोर जैसे बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल और मैजिक 2 जैसे एयर टू एयर मिसाइल कैरी किया जाता है। एयर टू ग्राउंड मिसाइल के रूप में इसमें MBDA अपाचे, स्टॉर्म शैडो या फिर कहे तो स्कैल्प EG जैसे मिसाइल, AASM हैमर, GUV-12 PBOE-2, GUV-16 PBOE-2, GUV-22 PBOE
PV-3, GUV-24, PV-3, GUV-49 एनहांस PV-2 जैसे बॉम्ब्स को कैरी किया जाता है। तो वहीं पे इसके अलावा AS-30L और मार्क 82 जैसे हथियारों को भी इसमें लगाया जा सकता है। एयर टू सरफेस मिसाइल के रूप में इसमें MBDA AM-39 एग्जॉस्टेड एंटीशिप मिसाइल को कैरी किया जाता है। तो वहीं पे दोस्तों इसके अलावा इसमें ASMPA न्यूक्लियर मिसाइलों को लगाया जा सकता है। अन्य चीजों के रूप में इसमें थेल्स के डायनामिक टारगेटिंग पॉड, थेल्स के एयरबोर्न रैकी ऑब्जर्वेशन सिस्टम, थेल्स के टेलोस मल्टीफंक्शनल टारगेटिंग पॉड, 5 ड्रॉप टैंक और बॉडी टू बॉडी रिफ्यूलिंग प्रॉप्स को लगाया जा सकता है। एवियोनिक्स के रूप में एयरक्राफ्ट में थेल्स के RBE-2 AA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरर रडार, थेल्स के स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और थेल्स के ऑप्टियोनिक फ्रंटल इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम भी लगाया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।